बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 6 हमने फर्स्ट 50% सिलेबस तो हमारा वेस्पर थ्योरी से पहले तक कंप्लीट हो गया और गालिबन उसका टेस्ट भी आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट 50% हमने वेस्पर थ्योरी से स्टार्ट किया था और वेस्पर थ्योरी हमें क्या बताती थी? वेस्पर थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में बताती थी और एंगल ऑफ जो है ना बिटवीन द एटम्स। अब वेस्पर थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स थे वो हमने डिस्कस किए। मॉलिक्यूल्स की शेप्स को हमने कैटेगोरिकली डिवाइड कर दिया, AB, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें AB2, AB3 और AB4 था। उसमें भी कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया। अगर मैं AB3 लिखता हूँ लेट से, तो इट मीन्स के सेंट्रल एटम A है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 3 के 3 बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं या 3 में से 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर भी हो सकता है। याद रखिएगा, लोन पेयर की तादाद बॉन्ड पेयर के बराबर तो हो सकती है लेकिन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लोन पेयर की तादाद बॉन्ड पेयर के इक्वल तो हो सकती है लेकिन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे AB4 में आपने पढ़ा कि 2 बॉन्ड पेयर 2 ही लोन पेयर, लेकिन हमने लोन पेयर 3 नहीं डिस्कस किए। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। इसके बाद हमने वेस्पर में सीखा कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है। मॉलिक्यूल्स की शेप तो बता दी गई लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन की रीज़न को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इट मीन्स के दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की इस लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया और प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इसे स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले इसके पॉस्टुलेट्स देखे कि ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ओपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं ओवरलैपिंग के दौरान और जो ओवरलैपिंग है इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि बॉन्ड सिग्मा होगा या पाई होगा। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड है, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड है। ये सारा पॉस्टुलेट्स डिस्कस करने के बाद हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने स्टार्ट किए और स्ट्रक्चर्स में हमने हाइड्रोजन गैस का या H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू VBT और आज इससे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स VBT के जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम सिंपली VBT भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे मेन हेडिंग में मैंने VBT लिखा और VBT की एप्लीकेशन हम देख रहे हैं और एप्लीकेशन में आज हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे F2 मॉलिक्यूल का। यहाँ मैं लिखूँगा जी शेप ऑफ F2 मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स VBT जो है इसकी सारी इंफॉर्मेशन सराउंड करती है ऑर्बिटल्स पे। अब ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस किए थे, देयर वर 4 टाइप ऑफ सबशेल्स, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल और F सबशेल। S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल था, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल थे, PX, PY, PZ। इनकी शेप्स आपको बड़े ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। मैं अपनी बात को दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि S जो सबशेल था इसमें एक ही ऑर्बिटल था दैट वाज स्फेरिकल। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल आ जाते थे, PX, PY और PZ, यानी कि PX, PY और PZ। PX अलोंग X एक्सिस था इन डम्बल शेप, PY अलोंग Y एक्सिस था इन डम्बल शेप और PZ अलोंग Z एक्सिस था इन डम्बल शेप। स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। D सबशेल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि फ़िलहाल हमारे सिलेबस में S और P की ओवरलैपिंग को ही डिस्कस किया जाएगा। तो एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आपको
ऑर्बिटल्स की शेप पता है तो इट मीन्स कि वीबीटी के स्ट्रक्चर्स बनाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी F2 मॉलिक्यूल की शेप विद रिस्पेक्ट टू वीबीटी। अब इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है या जो मेन एटम है दैट इज़ फ्लोरीन। तो मैं लिखूँगा जी सेंट्रल एटम दैट इज़ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे हम कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो दैट इज़ सेकंड शेल जिसके साथ 2 आ रहा है, ये वैलेंस शेल है। फर्स्ट शेल इनर शेल हो गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 1s है, ये 2s, ये 2p। किस तरह है मैं ये भी लिख देता हूँ अभी कि ये हमारे पास बेटे 1s, ये 2s, 2px, 2py और ये 2pz। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन आप शो कर दें विद ऑपोजिट स्पिन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑपोजिट स्पिन। ये एरो अप एंड डाउन ऑपोजिट स्पिन को शो कर रहा है। आप भी जब एरो बनाएंगे तो हाफ हेडेड एरो बनाएंगे, दोनों एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हर एटम ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए मतलब उसके सारे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में हो। बड़ी सिंपल बात मैं नेक्स्ट ये कर रहा हूँ कि एटम ये चाहता है कि उसका कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल ना हो, मतलब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो। अब pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब pz ऑर्बिटल हाफ फिल है। ये एटम क्या करेगा? फ्लोरीन अपने pz ऑर्बिटल को फिल करने की जो है वो कोशिश करेगा और इसी ट्राई में क्या होगा? नेक्स्ट बॉन्डिंग होगी। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब 2 फ्लोरीन एटम है। सबसे पहले तो एक फ्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल बना लेते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब अगर आप देखें तो जो x एक्सिस है इसका आप p ऑर्बिटल बनाएं, यानी कि px बना दिया और px कंप्लीटली फिल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आप py ऑर्बिटल बना लें। py भी कंप्लीटली फिल है, ठीक है। pz ऑर्बिटल बनाएं आप। pz ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और z कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अब ये एक फ्लोरीन के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ऑर्बिटल्स भी बना दूँ तो मैं इसे इस तरह लिखूँगा कि px में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, यानी कि लोन पेयर कंप्लीट है। pz ऑर्बिटल y का भी लोन पेयर कंप्लीट है। z में 1 इलेक्ट्रॉन है। z में स्टूडेंट्स 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ही फ्लोरीन एटम है, इसका मतलब दूसरा फ्लोरीन एटम भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेगा। जो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है मैं उन ऑर्बिटल्स को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अनपेयर वाले ऑर्बिटल्स को डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट pz ऑर्बिटल दोनों फ्लोरीन एटम्स के आएंगे। लेट्स से ये एक फ्लोरीन एटम जिसका ये z ऑर्बिटल और इसी तरह एक और फ्लोरीन एटम और ये उस फ्लोरीन एटम का z ऑर्बिटल। दोनों फ्लोरीन एटम के z ऑर्बिटल करीब आएंगे, इनकी ओवरलैपिंग होगी। जब ओवरलैपिंग होगी तो डायग्राम को मैं कुछ इस तरह शो कर दूंगा।
स्टूडेंट ज़रा देखते रहिएगा। ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स, और ओवरलैपिंग के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा दैट इज़, आप एक टॉफ़ी शेप डायग्राम बनाएंगे, यानी कि जो सेंट्रल लूप है इससे ज़रा आप शेप में हैवी कर देंगे और बाकी जो लूप्स हैं वो स्मॉल रहेंगे। तो इसका मतलब क्या कि ये पी जी ऑर्बिटल्स मिले, ये भी पी जी ऑर्बिटल है और ये भी पी जी ऑर्बिटल है। यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग रीजन को फाइनल शेप में आप ज़रा लार्ज एरिया दे देंगे और इस तरह आपके पास F2 मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स की शेप बन जाएगी। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया। अब इसमें आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। इन्फॉर्मेशन आप क्या ऐड करेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी हुई, जी ओवरलैपिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे पी जी ऑर्बिटल की हुई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी जी ओवरलैपिंग, और इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे एंड हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। पी जी ओवरलैपिंग है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो टाइप ऑफ बॉन्ड आपके पास क्या होगी, ये भी आप बता देंगे। हमें पता है कि जब भी हेड टू हेड ओवरलैप होगी उसके रिजल्ट में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटे, ठीक है। उसके बाद अगर आप शेप बताना चाहते हैं आप बता दें कि लीनियर शेप है, या एंगल अगर आप बताना चाहते हैं तो एंगल आपके पास क्या होगा 180, लीनियर शेप में 180 एंगल होता है। तो बेटे ये F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू VBD। अब नेक्स्ट हम फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे N2 मॉलिक्यूल की विद रिस्पेक्ट टू VBD। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट शेप ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब N2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन आप दोबारा से रिपीट करेंगे जिस तरह आपने इस तरफ लिखा। सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका मतलब अब आपको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, जिस तरह यहाँ पे हमने फ्लोरीन के लिए लिखा था। नाइट्रोजन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2px2 2py1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब स्टूडेंट्स आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के लिहाज से शो कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 1s आपके पास आ गया, 2s आ गया, 2s के बाद 2p आ जाएगा जी हमारे पास ये। तो मैंने यहाँ पे 2p लिख दिया। ले जी इसको इस तरह लिख देते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ्लोरीन के लिए लिखा था। ये आपके पास 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2px यहाँ पे शायद आप नहीं शो करें चाहे, 2px 2py और 2pz। 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे आ गए पेयर की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और अब तीनों सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे आप। 4 5 6 7। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन एटम के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं,
तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में ये अपने जैसे दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये नाइट्रोजन एटम और दूसरा नाइट्रोजन एटम अपने तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन या किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसे हम विद द हेल्प ऑफ वीबीटी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की शेप देखूं, जिस तरह हमने इस तरफ शेप बनाई थी, तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ, शेप ऑफ सिर्फ नाइट्रोजन एटम लिख रहा हूँ, N2 नहीं लिख रहा, सिर्फ नाइट्रोजन एटम। और ये किस तरह होगी, जो अनपेयर ऑर्बिटल्स हैं सिर्फ मैं उन्हें बनाऊंगा। नाइट्रोजन सेंटर में लिख लेते हैं, 3 इसके ऑर्बिटल हैं जी, एक ऑर्बिटल इसका px है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले डायग्राम बनाई थी। इसे आप x एक्सिस कह दें, इसे आप z एक्सिस कह दें और इसे आप y एक्सिस कह दें। ये नाइट्रोजन का x एक्सिस है या x px है, और इसी तरह ये नाइट्रोजन का py है, और थर्ड ऑर्बिटल को आप थर्ड कलर से शो कर दें। ये जो ऑर्बिटल है ये नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल है। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही हो। अब ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं आप इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे कि तीनों में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक pz में है, इसी तरह एक py में है, और इसी तरह आप एक px में शो कर देंगे। अब ऑब्वियसली जब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो नाइट्रोजन के 2 एटम आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिख देते हैं जी के शेप ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब ये किस तरह होगा, या फॉर्मेशन ऑफ N2 लिख लें, जिस तरह भी आप लिखना चाहें। अब स्टूडेंट्स मैं सेम कलर यूज़ करूंगा। नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल कौन कौन से जी, ये x वाला px था, ये y वाला, ये z वाला pz था, ये y वाला py था। तो तीनों ऑर्बिटल्स को आप बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी px नाइट्रोजन का py, और ये नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल, ठीक है। एक और नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल्स आपने दिखाने हैं। तो सबसे पहले px शो कर दें, py शो कर दें, pz शो कर दें। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो मैं इसे यहाँ पे कुछ इस तरह लिखूँगा कि px आपस में मिलेंगे। तो दूसरे नाइट्रोजन का भी px आपस में मिले, py बना लें। अब आप इसका भी py बना लें, और उसके बाद pz बना लें, और इसका भी आप pz बना लें बेटे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरलैपिंग हुई कौन सी, px ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। और इनके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। px ओवरलैपिंग के रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स बुक में नहीं हैं, या आपको समझाने के लिए मैं सेपरेट बना रहा हूँ, ज़रा फोकस करते जाएंगे साथ साथ। px ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब py और pz की ओवरलैपिंग किस तरह होगी, मैं यहाँ साइड पे ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ज़रा देखते रहिएगा बेटे। अगर py देखें तो एक py ये है और दूसरा py ये है। इनकी जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी पैरेलल ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग थी हेड टू हेड। py की जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी पैरेलल ओवरलैपिंग। और पैरेलल ओवरलैपिंग जब होगी, ये न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियाई शो कर देते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो फाइनल शेप बनेगी दैट विल बी, दोनों न्यूक्लियाई बनाएं आप। ओवरलैपिंग रीजन को आप ऊपर वाले एरिया से भी शो कर दें कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ओवरलैपिंग रीजन को आप नीचे से भी शो कर दें कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। यानी कि इन केस ऑफ पाई बॉन्ड आपने जो
ओवरलैपिंग रीजन था या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने अपवर्ड भी शो कर देनी है न्यूक्लियस के और डाउनवर्ड भी। और हमने पास्टुलेट्स में ही सीखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के अबव और बिलो होगी तो ये पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ये न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल जो है वो अराउंड हो रही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स वापस इसी शेप पे आते हैं। नेक्स्ट हम इसी शेप को कंप्लीट करेंगे। अब जब ये ओवरलैपिंग हुई तो साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होनी है, यानी कि पी वाई ने मिलना है, ऊपर से भी आप शो कर देंगे नीचे से भी, और पी जी ने भी मिलना है, आप ऊपर से भी शो कर देंगे और इनकी ओवरलैपिंग को पी जी ओवरलैपिंग को नीचे से भी। अब आपके पास जो फाइनल शेप बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। नेक्स्ट मैं बेटे फाइनल शेप यहाँ पे बना रहा हूँ। कि ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग रीजन, इसके ऊपर आप अबव एंड बिलो पाई बॉन्ड वाला रीजन जो है वो शो कर देंगे, और दोनों तरफ जो लूप्स हैं px ऑर्बिटल्स के वो आप शो कर देंगे इस तरह। तो ये बेटे आपके पास फाइनल शेप बनेगी। ये ओवरलैपिंग रीजन है किसके लिए? सिग्मा बॉन्ड के लिए। ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड के लिए आपने ओवरलैपिंग रीजन शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल शेप बनेगी N2 मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप इसका फर्दर इंफॉर्मेशन देना चाहें तो आप ओवरलैपिंग बताएं किस तरह की है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी ओवरलैपिंग। स्टूडेंट दो तरह की ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे, कौन कौन सी? सबसे पहले px जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी, py हुई, और pg भी हुई जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे दो तरह की हो जाएगी। मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग है और एक पैरेलल ओवरलैपिंग है, और दोनों को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहले आप बताएंगे हेड ऑन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग या px ओवरलैपिंग। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड के बाद जब भी बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। px ओवरलैपिंग ये बेटे हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख दूंगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गया जी। कब? जब ओवरलैपिंग कौन सी थी? px थी। अब उसके बाद दो तरह की ओवरलैपिंग आ गई, py ओवरलैपिंग। मैं यहाँ पे लिखूँगा py एंड pg ओवरलैपिंग। दो और तरह की भी तो ओवरलैपिंग हुई, एक py है और एक pg है। दोनों ओवरलैपिंग किस तरह की है? ये पैरेलल ओवरलैपिंग है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटे कि पैरेलल ओवरलैपिंग है। पैरेलल भी आप कह सकते हैं, साइड वाइज भी कह सकते हैं। तो पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा जी रिजल्ट इन पाई बॉन्ड। और कितने पाई बॉन्ड बने? 2 पाई बॉन्ड बन गए। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना, और ट्रिपल बॉन्ड बना तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। यहाँ पे बेटे मैंने बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड था। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 सिग्मा बॉन्ड, कि एक सिग्मा बॉन्ड बना और उधर जनाब 2 पाई बॉन्ड बन गए। तो स्टूडेंट ये फॉर्मेशन थी ऑफ N2 मॉलिक्यूल बाय VBT। अब नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ H2S। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, आपने O2 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू VBT। यानी कि आपने घर पे खुद से
O2 का स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपका बेटे थोड़ा सा होमवर्क है, आपने इसे खुद से कंप्लीट भी करना है। नेक्स्ट में आगे स्ट्रक्चर बनाऊंगा जी H2S का, ज़रा देखते रहिएगा बेटे। अब जब H2S का स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो हमारे पास दो तरह के इसमें एटम्स आ जाएंगे। पहले तो जितने भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के स्ट्रक्चर थे। अब H2S की बात करेंगे तो दो डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि H2S अगर मैं H2S लिखता हूँ तो दो तरह के एटम है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे दैट इज़ 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या है 1s1। दूसरा सल्फर एटम है। नेक्स्ट बेटे सल्फर एटम है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2px या मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ कि 2p6, इसमें 2px में 2py में 2pz में, उसके बाद 3s2 और फाइनली 3px 3py और 3pz। इस तरह लिख लें आप। 4 10 हो गए यहाँ पर, 12 के बाद आपने 16 पूरे करने हैं, 13 14 15 16, यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इधर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड शेल इज़ द वैलेंस शेल, तो ये वैलेंस शेल है। अब मैं सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ जी। 1s2 वैसे ही आ गया, 2s2 आ गया, 2p आ गया जिसमें px है py है, उसके बाद 3s2 आ गया, 3s2 के बाद 3p आ गया जी। मैं इसे कंप्लीट करूंगा जी, ज़रा देखते रहिएगा। 1s 2s 2p 3s 3px 3py 3pz। मैंने इनको px py pz नहीं लिखा, आप लिखना चाहें आप लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा, बाकी तो सारे शेल कंप्लीट हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूं ताकि आप परेशान नहीं हो बाद में। 2-2 इलेक्ट्रॉन इन सब में कंप्लीट हैं। वैलेंस शेल को अगर आप देखें तो px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, py pz में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब सल्फ़र 2 बॉन्ड बना सकता है। तो सल्फ़र की 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी किस तरह होगी कि मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो सल्फ़र दोनों हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेगा, ओवरलैपिंग होगी और इसके रिजल्ट में बॉन्ड बनेगा और दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं सल्फ़र के p ऑर्बिटल की जो है वो शेप्स लिखूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शेप ऑफ, सिर्फ सल्फ़र एटम लिख रहा हूँ मैं कि सल्फ़र की शेप किस तरह होगी। तो 3 आपने इसके ऑर्बिटल दिखा देने हैं, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। px को आप अलोंग x एक्सिस बना लें, जिसे मर्ज़ी आप y एक्सिस कह दें, z एक्सिस कह दें, इसे मैंने x एक्सिस कह दिया, इसे y एक्सिस कह दिया, इसे z एक्सिस कह दिया। तो ये px आ गया आपके पास, ये py pz आ गया और ये py आ गया। स्टूडेंट ज़रा देखते रहेंगे। x में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, इसका मतलब x जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं इसे। नेक्स्ट मैं लिखूंगा जी शेप ऑफ H2S। जब आप H2S की शेप लिखेंगे तो सल्फ़र के 3 ऑर्बिटल आप बना लें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी सल्फ़र का ये x एक्सिस वाला ऑर्बिटल, ठीक है, इसी तरह ये ऑर्बिटल, और तीसरा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसे मैं ब्लू से लिख रहा हूँ। अब अगर आप देखें
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ये दोनों क्या करेंगे जी, ये आपके पास py था, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये py था और ये आपके पास pz था, px आपका फिल है। pz क्या करेगा, एक s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर देगा। इसी तरह py भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो तीनों एक्सिस पे हैं, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे लिख दें, ओवरलैपिंग आप बता दें कौन सी हुई और इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में क्या क्या होना चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। ओवरलैपिंग हमारे पास जी हाइड्रोजन का S और सल्फ़र का py और pz मिले, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि S py ओवरलैपिंग हुई एंड S pz ओवरलैपिंग हुई। जब भी किसी एक एटम का कोई भी p किसी दूसरे एटम के किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, पहला अपना बॉन्ड बनाएगा, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर तो सल्फ़र सल्फ़र आपस में एक बॉन्ड बनाने के बाद दूसरा बॉन्ड बनाते तो वो पाई बॉन्ड होना था, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, सल्फ़र अपना एक बॉन्ड किसी एक हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है, सिग्मा ही होगा। सल्फ़र अपना दूसरा बॉन्ड किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा। दोबारा मैं बात क्लियर कर देता हूँ, अगर A और B एटम आपस में एक बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड, अगर आपस में ही दूसरा बॉन्ड बनाएंगे तो वो पाई हो जाएगा। लेकिन अगर एक A एटम किसी एक B एटम के साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो वो सिग्मा है, और किसी दूसरे B एटम के साथ दूसरा बॉन्ड बना रहा है तो वो भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़रा देखते रहेंगे आप लोग कि ओवरलैपिंग आपके पास ये हो रही है और दोनों ही जो ओवरलैपिंग है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो इसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो एंगल आपके पास बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, एंगल इज़ 90 डिग्री। लेकिन एक्चुअली जब हमने H2S को डिस्कस किया था वेस्पर के अकॉर्डिंगली भी, अगर आप देखें तो वेस्पर के अकॉर्डिंगली भी हमने H2S को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जो एक्चुअल शेप बन रही थी दैट वाज सल्फ़र, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था। ये जो एंगल था ये लेस देन 120 था। तो इसका मतलब कि शेप में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब जो रियल इसका एंगल था वो लेस देन 120 था, इसका मतलब शेप में डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है VBT शेप में एंगल के डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अकॉर्डिंग टू दिस वन एंगल इज़ 90, लेकिन एक्चुअली एंगल इज़ लेस देन 120 और 120, तो इस डिफरेंस को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसका मतलब VBT बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो बता रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हैं, और वो कमियां क्या हैं उन्हें हम नाम देंगे लिमिटेशन ऑफ वेलेस बॉन्ड थ्योरी का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास VBT के कुछ शेप्स थी, जिसमें हमने आज F2 मॉलिक्यूल की शेप को डिस्कस किया, N2 मॉलिक्यूल की शेप को डिस्कस किया, उसके बाद H2S की शेप को डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू H2S एंगल VBT H2S का एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली एंगल चेंज है। तो ये डिफरेंस क्यों था, इन सारी चीज़ों को हम लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे, और लिमिटेशन को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे साथ साथ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं कम्प्लीटली डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। तो आपने बेटे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जिस तरह ये मैं लिख रहा हूँ, शेप है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शेप, और ये लास्ट में इंफॉर्मेशन, अगर आपको क्वेश्चन आता है बिल्कुल आपने इसी तरह लिख देना है और इसके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे।
ठीक है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जो मैं लिखता हूँ आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ, यूनिक नोट्स ज़रूर देखें, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे साथ साथ। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।